इस केस के ऊपर आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आज हम उन पॉइंट्स को दोबारा से देखेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना इतना मुश्किल था या किसी नेता के दबाव की वजह से इस केस को इतना घुमाया जा रहा है। क्या ये एक रेप एंड मर्डर केस है या सुसाइड केस है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं। ये केस की शुरुआत होती है 11 अगस्त से। 11 अगस्त को मनीषा रोज़ की तरह अपनी पार्ट टाइम टीचर वाली जॉब के लिए घर से निकलती है और जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी उस स्कूल से निकलते हुए उसकी 1:58 पर सीसीटीवी फुटेज मिली है कि वो 1:58 पर स्कूल से बाहर निकली है। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी और इस बारे में उसने अपने पिता को बता रखा था। यह फुटेज एक लौता डिजिटल एविडेंस है जिसमें मनीषा आखिरी बार देखी गई। वैसे तो मनीषा स्कूल से पढ़ाने के बाद सीधा अपने घर जाती थी, लेकिन 11 अगस्त को ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने पिता को कॉल किया एंड उन्हें बताया कि आज वो घर थोड़ा लेट पहुंचेगी बिकॉज उसे एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी के लिए जाना था एंड उस कॉलेज का नाम है आइडियल नर्सिंग कॉलेज सिंघानी। ये कहने के बाद मनीषा कॉल रख देती है। फिर कुछ समय पश्चात मनीषा के फोन से उसके पिता को कॉल जाता है एंड जब उसके पिता कॉल पिक करते हैं तो कॉल 10 सेकंड तक चलता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता है एंड जब वो मनीषा को कॉल बैक करने का ट्राई करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। तो उसके पिता थोड़ा घबरा जाते हैं एंड अपने घर पर कॉल करते हैं ये जानने के लिए कि क्या मनीषा घर पर पहुंची है एंड जब वो घर पर कॉल करते हैं तो उधर से रिप्लाई मिलता है कि नहीं अभी तक नहीं पहुंची। ये सुनने के बाद उनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक पिता को बेटी का डर बहुत होता है जैसा अभी का समाज है एंड अभी की सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग एंड वो खुद ही आसपास में उसकी तलाश करने के लिए जानकारी के लिए निकलते हैं कि क्या पता वो आसपास में कहीं हो, पूछताछ करने पे पता चल जाए। लेकिन जब कहीं नहीं मिलती है तो वो लास्ट में उस नर्सिंग कॉलेज में भी पूछने के लिए जाते हैं। जब वो उस कॉलेज की गेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं जो एकदम नशे की हालत में धुतते हैं एंड जब वो उनसे पूछते हैं कि क्या मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ पर एडमिशन की जानकारी के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आई थी तो वो तीनों गार्ड्स कहते हैं कि नहीं इस नाम की कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। लेकिन जब उनके पास में कोई भी विकल्प नहीं बचता तो लास्ट में वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करने की जगह उन्हें उल्टा टेंशन देती है और बोलती है कि 2-4 दिन रुक जाओ, किसी के साथ में भाग गई होगी आपकी बेटी एंड कुछ दिन में आपके हाथ में शादी का कार्ड आ जाएगा। क्या सच में हम इंडियन गवर्नमेंट को इसीलिए टैक्स पे करते हैं कि वो हमारी हेल्प करने की जगह हमें ताने मार सके। वैसे बाद में इस थाने के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है एंड कुछ का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारी सरकार कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप ले रही है। 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिलती है खेतों में। कपड़े फटे हुए थे, घुटनों पर चोटों के निशान थे एंड जबरदस्ती फेस को जलाने की कोशिश भी साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि जिस हालत में बॉडी मिली उसे देखकर कोई भी ये बोल देगा कि ये एक मर्डर एंड सेक्सुअल असॉल्ट केस है। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कट है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। एंड जब बॉडी का पीएम रिपोर्ट आता है यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसने पूरा केस का रुख ही बदल दिया। दीवानी पीएम रिपोर्ट में क्लियरली ये मेंशन किया जाता है कि बॉडी से पिपल और कॉर्निया मिसिंग थे। वहीं पर रोहतक टीजीआई की रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाता है कि प्यूपिल और कॉर्निया फुली डिकम्पोज थे। जब कोई पार्ट बॉडी से मिसिंग है तो वो डिकम्पोज कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉडी में सीमेंट नहीं पाया गया तो ये एक रेप केस नहीं है, ऐसा कहा गया हमारे डॉक्टर्स के द्वारा। मतलब निहाल है इंडिया में कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि सीमन न मिलने पर यह साबित नहीं होता कि ये एक रेप केस नहीं है। टीएम और विस्केरा टेस्ट में बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कि कीटनाशक जैसे केमिकल के ट्रेसेस थे, यानी कि ये वो दवाई है जो किसान अपने खेतों में कीड़े मारने के लिए यूज करता है।
ये ट्रेसेस पाए जाने की वजह से भी इसे सुसाइड केस बताया जा रहा है कि पहले मनीषा ने ये एक दुकान से परचेस किया, लगाया उसने उस दुकान पर रजिस्टर में एंट्री की, देन वो दवाई परचेस की एंड खा करके वो मर गई, ऐसा कहा जा रहा है। ये दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा सुसाइड केस है जिसमें सुसाइड करने वाला पहले अपनी गर्दन काटता है धारदार हथियार से और अपने ऑर्गन्स भी खुद ही निकाल लेता है, और यही नहीं अपना चेहरा भी खुद ही जला लेता है और फिर कीटनाशक खाकर बोतल गायब कर देता है, और मरने के बाद सुसाइड नोट भी लिखता है, और मरने के बाद फोन भी ऑन करता है अपने मौत की खबर भेजने के लिए। इस केस को सुलझाने के लिए हरियाणा पुलिस को एक पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। ओके, आखिर में हम बात करते हैं कि क्या सच में एसआर पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना इतना मुश्किल था। सबसे पहली गलती जो पुलिस ने की वो थी कि मनीषा के पिता की बातों को सीरियस ना लेना एंड एफआईआर दर्ज ना करना। अगर वो उसी टाइम एफआईआर दर्ज करते, देन लोकेशन ट्रेस करते कि लास्ट लोकेशन मनीषा की क्या थी, किस जगह पर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ, देन उसके बाद उस एरिया में कौन कौन से नंबर्स थे जो एक्टिवेट थे, ये सब जानने की कोशिश करती एंड कॉलेज में जाकर शक्ति के साथ उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगती, सीसीटीवी फुटेज चेक करती, तो ये केस सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं था। एंड जिस तरीके से इस केस को घुमाया जा रहा है, पहले सुसाइड नोट नहीं मिलता फिर बाद में सुसाइड नोट मिलता है, उससे तो यही लगता है कि भाई इस केस के पीछे किसी बड़े आदमी का ये हाथ है भाई, जो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना गाइस वीडियो को। एंड अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये सरकार है, क्योंकि इस सरकार में हदें पार हो चुकी हैं, हर चीज़ में आप ले सकते हो, तो प्लीज़ जब तक ये सरकार है आप लोग सेफ़ रहो। अगर आप लोगों को कुछ काम आता है तो आप अपने भाई के साथ में या फिर अपने पिता को या किसी को बोल करके उनके साथ में ही किसी काम से बाहर जाएं या पब्लिक वाले एरिया में ज़्यादा रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।